प्रिय विद्यार्थियों, आपका कल जो YouTube बनाया था चैनल पे, अपने एक वीडियो बनाया था, उसी के आगे की बात है। हम पढ़ रहे हैं छंद। तो सबसे छंद में लघु गुरु की जो गणना रहती है, दीर्घ और ह्रस्व माना जाते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक श्लोक कल मैंने आपको सुनाया था, संयुक्त आद्यम दीर्घ स अनुस्वार विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञ अक्षरम गुरु पदांतस्थ विकल्प। इसमें 5 नियम हैं, उनका एक एक करके आज कल भी थोड़ा सा चालू किया था, अब बताता हूँ। संयुक्त आद्यम, संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण यदि ह्रस्व होता है तो वह दीर्घ या गुरु माना जाएगा। संयुक्त वर्ण से पहला वाला वर्ण, संयुक्त खुद नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। पहला वाला वर्ण अगर लघु है तो उसको गुरु माना जाएगा। अनंत, जैसे अनंत में अ न है, गुरु किया है। अद्वितीय में अ गुरु किया है। इस प्रकार प्रसन्न है। बहुत सारे सब उदाहरण मैंने आपको सामने दिख रहे होंगे आपको। दीर्घ, जो वर्ण दीर्घ स्वर से संयुक्त होगा वो दीर्घ माना जाएगा या गुरु माना जाएगा। जैसे जिसपे जैसा स्वर जुड़ा होगा, वेद्यम, वेणु, तो ये सब आप सामने आपको दिख रहे हैं और सबके ऊपर चिन्ह भी लगे हुए हैं। सा अनुस्वारम, अनुस्वार युक्त ह्रस्व वर्ण भी, अनुस्वार से युक्त ह्रस्व वर्ण भी दीर्घ या गुरु माना जाता है, माना जाएगा। मंगलम, नूनम, तो ये सब आपको ऊपर मंगलम म ह्रस्व है, लेकिन इसके ऊपर अनुस्वार होने से, अगर बिंदी लगे रहने के से म कैसा हो गया, दीर्घ हो गया है। विसर्ग सम्मिश्रम, जो विसर्ग से संयुक्त वर्ण होगा वह भी ह्रस्व होते हुए भी गुरु माना जाएगा, यह दीर्घ माना जाता है। ततः, तप पीछे वाले तप विसर्ग हैं तो ह्रस्व होते हुए भी गुरु है या दीर्घ माना गया है, हो गया। अकृत, तो इसमें तप विसर्ग है तो ये भी हो गया है। और आप सबको ये लगाना, देखना, सीखना विद्यार्थियों। दुखम, दृष्टि, विराम, कई शब्द दिए हैं इसमें। ये आपको 4 नियम हो गए हैं। 5वां नियम है पदांतस्थ विकल्प। पाद या चरण के अंत वाला ह्रस्व वर्ण यदि आवश्यक हो तो दीर्घ या गुरु मान लिया जाता है। यदि दीर्घ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है तो वो ह्रस्व या दीर्घ जैसा है वैसा ही बना रहता है। इसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। यहाँ तो मैंने एक मालिनी छंद का उदाहरण लिखा है, देख लेना भले, पर लेकिन अब जब छंद में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण अपने को मिलते रहेंगे, तो कोई कठिन चीज़ नहीं। तो इसमें हमको 5 नियम मिले। संयुक्त आद्यम, संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण ह्रस्व होते हुए गुरु माना जाएगा। पहला वाला वर्ण संयुक्त खुद नहीं, ठीक विद्यार्थी। दीर्घ, जो दीर्घ स्वर से संयुक्त वर्ण है, जिस वर्ण में, जिस व्यंजन में दीर्घ स्वर जुड़ा हुआ था वो दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व जुड़ा हुआ था वो ह्रस्व हो जाएगा, लघु माना जाएगा, ठीक, नई बात नहीं। सा अनुस्वार, अनुस्वार से युक्त ह्रस्व वर्ण भी गुरु माना जाएगा। तीसरा नियम है अनुस्वार एजकोंड बिंदी। एक होता अनुनासिक चंद्रबिंदी, ठीक है, स्वरों के हिसाब से बात करें तो, और अनुस्वार का मतलब केवल बिंदी, ठीक है। जैसे मंगलम लिखा हुआ है इसमें, और नूनम लिखा हुआ है, दंश लिखा हुआ है, कई शब्द लिखे हुए हैं इसमें, देखना आप PDF को उतारा होगा आपने। एक है विसर्ग सम्मिश्रम, विसर्ग से युक्त ह्रस्व वर्ण भी दीर्घ माना जाएगा, ठीक है। तो इसके भी कई उदाहरण दिए। दुखम है तो दुख, दू पे विसर्ग लगे हुए हैं तो दू कैसा हो जाएगा, विसर्ग दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार है। और एक 5वां नियम है पद के अंत। पद के अंत में यदि छंद चाहता है, छंद की मात्राओं के हिसाब से, गणना करने के हिसाब से, अगर उसमें गुरु की आवश्यकता है तो ह्रस्व होते हुए उसको गुरु मान लिया जाए पद के या चरण के अंत में, ठीक है। पदांत, पद के अंत में, पाद के चरण के अंत में, चरण के अंत वाला ह्रस्व वर्ण भी यदि आवश्यक हो तो दीर्घ और गुरु मान लिया जाता है, ठीक है। ये विकल्प से है, जरूरत है तो, अन्यथा नहीं। ये छंद की लघु गुरु लगाने की गणना की बात चली थी। अब छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णों की नहीं, जबकि व्रतों में लघु गुरु की गणना की जाती है और लघु गुरु की गणना की जाती है। मात्रिक छंदों को जाति भी कहते हैं। जिन छंदों में पादों में वर्णों की संख्या समान होती है उसे वर्णव्रत कहा जाता है। छंद शास्त्र में लघु वर्ण का संकेत ल है और गुरु का गु है, ग है।
ल का चिन्ह आई जैसा है और गुरु का चिन्ह एस जैसा है। ठीक है, ये आपको लगा के दिए हैं। अब छंदों में एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, वो है गण। तीन तीन वर्णों का एक गण होता है। तो वर्णव्रतों में गणना की सुविधा के लिए छंद शास्त्र में गणों की विधान किया गया है। गण 8 प्रकार के हैं। प्रत्येक गण में तीन तीन वर्ण या तीन तीन अक्षर होते हैं। और इसका एक हिंदी का एक नियम है, यह माता राजभान सलगा। ठीक है, तो तीन तीन वर्ण, यह माता, तो यह गण में यह माता पहला लघु है, दोनों गुरु हैं। मगण माता रा, इसमें तीनों गुरु हैं। तगण ताराज, दो गुरु हैं पहले वाला, अंतिम लघु है तो अंत्य लघु। रगण राजभा, यह माता राजभान, भान सलगा है ना, उसमें से आ रहा है राजभा, तो मध्य लघु है, दोनों इधर उधर वाले दोनों गुरु हैं। जगण जभान, तो ये मध्य लघु है। और भगण भानस आदि गुरु है और दोनों बाद वाले लघु हैं। नगण तीनों लघु हैं और सगण में अंत्य गुरु है, पहले वाले दो लघु बाद वाले दोनों गुरु हैं। इस प्रकार है लघु गुरु का ये चिन्ह बने हैं। आपने देखा यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये 4 गण हैं, 8 गण हैं। और प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण होते हैं। लघु गुरु की है। एक छंदों के अंदर चलता है यति। यति माने ठहराव। ठीक, थोड़ा सा बीच में रुकना। पद का गायन करते समय बीच में कहीं ठहराव लेना चाहिए, इसके लिए भी छंद शास्त्र में नियम निर्धारित किए गए हैं। पाठ के अंत में स्वभावतः विश्राम या रुकना होता ही है, पर लंबे चरणों में वाले छंदों में पाद के बीच में भी एक बार या 2 बार, एक से अधिक बार अक्षरों के बाद रुका जाए, उसके लिए हम नियम निर्धारित किए गए हैं। इसको विश्राम, यति या विराम आदि कहा जाता है। तो ये आपके छंदों के नियम हुए। तो विद्यार्थियों देखो, इसमें अभी तक जो हमने चीज़ देखी हैं उसमें सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह। ठीक है, फिर इसके अलावा कौन से स्वर ह्रस्व होते हैं, कौन से दीर्घ होते हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह 5 नियम बताए थे, उन्हीं से कोई बाहर नहीं जाता है। और फिर इसके अलावा एक गण बता दिए आपको, गण और फिर यति, ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से रही हैं अभी। और अब आगे चल के कल में आपको मात्रिक छंद है जो एकमात्र आर्या, उसके बारे में पढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उसके लिए कल का वीडियो देखेंगे। थैंक यू विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद।